हेलो व्यूअर्स, मॉर्निंग डोज की इस अंक में आप सभी व्यूअर्स का एक बार स्वागत है। आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला में जिन 10 प्रश्नों की सूची आपके सामने जारी है, अभी तक जिसका आपने अवलोकन किया है, एक एक करके इन प्रश्नों का आंसर जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इस सीरीज में जो आज सबसे पहला प्रश्न है, जैसा कि हम लोग लिखा हुआ देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे। यह इतिहास सेक्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन साहब थे। यह इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे कई बार प्रश्न आते हैं। यह 1905 ईस्वी में हुआ था। इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। आइए थोड़ा सा विस्तार में हम लोग चले इसे कि बंग भंग क्या था, अर्थात बंगाल का विभाजन क्या था, कैसे हुआ। तो हम लोग जाने कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। यह बंगाल का विभाजन क्या था, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों की जो शासन की नीति रही है वह फूट डालो और राज करो, अर्थात डिवाइड एंड रूल। उस नीति के तहत अंग्रेज जो थे वो जो भी भारतीय लोग एकत्रित संगठित होते थे उन्हें बंटवारे करके उन्हें कमजोर कर दिया जाता था और वह उसके शासन की महत्वपूर्ण नीति होती थी। हम लोग जाने कि जो बंगाल था यह आधुनिक भारत में जो नाम से जाना जाता था, इसे यूनाइटेड बंगाल कहा जाता था। इस बंगाल में भारत के वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वो सभी राज्य शामिल थे। 1905 ईस्वी में ये जो संगठित राज्य जिसका मैंने अभी नाम लिया, वो यूनाइटेड बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, इनके नेतृत्व में यह कार्य हुआ। ये बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये 2 भागों में बांट दिया। इस विभाजन का मुख्य रूप तो आप जानते, फूट डालो और शासन करो। इसका भारतीयों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, उपवास रखा गया, लोग समुद्र के साथ गए, व्रत रखे, बहुत से तरीके से इसका विरोध किया गया। लेकिन आखिरकार यह उनका जो एक नहीं चला और ये बंगाल का विभाजन होकर के ही रहा। तो ये बंगाल विभाजन से जुड़े कुछ प्रश्न थे। बंगाल विभाजन अर्थात बंग भंग लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में 1905 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है LAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। यह रेखा भारत और चीन के बीच निर्धारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका नाम क्या हो गया, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह भारत और चीन के बीच की जो वैसे सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। लेकिन उस रेखा से अलग यह जो नियंत्रण रेखा है ये 1962 के युद्ध जो भारत और चीन के बीच हुई थी उसके बाद की स्थिति के तहत बना, और इसका जो वास्तविक निर्धारण हुआ वो 1993 में भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ, उसमें हुआ। यह आप LAC को जानने के लिए हमारा एक वीडियो जारी किया गया है, आप उसमें इसका पूरा डिटेल ले सकते हैं, इसका व्यू कर सकते हैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। अगला प्रश्न आइए, मोबाइल का आविष्कार किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम सभी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो मोबाइल के आविष्कारक थे मार्टिन कूपर, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 3 अप्रैल 1973 ईस्वी को मोबाइल का आविष्कार किया गया था। जिस समय यह आविष्कार हुआ था तो काफी वजनी थे, बहुत सारी बातें हैं। आजकल इसका बहुत सारा नया रूप आ गया है। ये मोबाइल मार्टिन कूपर के द्वारा आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि भारत में स्वर्ण खदान कहां स्थित है। वैसे भारत में सोने की खान का अभाव है, लेकिन कर्नाटक, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है कर्नाटक,
यहाँ कोलार एवं हट्टी नाम के दो खदान हैं। कोलार एवं हट्टी जो कर्नाटक में है, यहां भारत के स्वर्ण खान, सोने का गोल्ड माइंस उपलब्ध है। अगला प्रश्न ये जानते हैं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज व्यवस्था से। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। आइए जानते हैं परिसीमन आयोग से संबंधित कुछ और अन्य बातें। सबसे पहले जो है, जो ये आयोग गठित होती है, तो यहां एक प्रश्न आता है कि आयोग ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, अर्थात इसका भारतीय संविधान में वर्णन है या नहीं। तो यहां जान लीजिए कि परिसीमन जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और हमारे संविधान के जो आर्टिकल 82 है उसमें परिसीमन आयोग का चर्चा किया गया है। तो परिसीमन आयोग होता क्या है, हम लोग एक बार इसे थोड़ा सा जान लेने का प्रयास करते हैं कि जब कभी भी हमारे यहाँ जनगणना होती है, और हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद चूंकि जनसंख्या में काफी फेरबदल होती है, तो जो हमारे यहाँ के चुनावी क्षेत्र होते हैं, खासतौर से जो परिसीमन होता है वो मुख्यतः कृषि क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर जो सीमांकन किया जाता है वो परिसीमन कहलाता है। और भारत के संदर्भ में यह मुख्य रूप से जो चुनावी क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के क्षेत्र और विधानसभा के क्षेत्र, तो इनके क्षेत्र में इनका जो क्षेत्र का सीमांकन है वो परिसीमन कहलाता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। अब रही बात, भारत में अब तक कुल 4 बार जो है वो परिसीमन किया गया है। सबसे पहला परिसीमन जो था वो 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा जो हाल फिलहाल में वो 2002 ईस्वी में हुआ था। इसे वास्तविक स्वीकृति 2008 ईस्वी में मिली थी। कुलदीप सिंह 2002 में जो परिसीमन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थे, उनकी अध्यक्षता में ये सबसे जो आखिरकार रिसेंटली है वो 2002 ईस्वी में किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस स्थान से संबंधित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चरकुला नृत्य का संबंध जो है वो ब्रज भूमि से है। ब्रज भूमि में एक गांव है जिसका नाम मुखरई गांव है। यह मुखरई गांव से जुड़ी हुई ये एक नृत्य है। यहां पर मुख्य रूप से इस नृत्य का संबंध राधा रानी के जन्म से लिया जाता है और यह जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है होली, उस होली के शुभ अवसर पर यह किया जाता है। होली को मनाने की हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग परंपरा रहती है। ब्रजभूमि में जो होली मनाई जाती है वहां होली से एक दिन पहले धूल होली की प्रचलन है। यहाँ धूल होली प्रचलित है, अर्थात धूल से एक होली के मुख्य पर्व से एक दिन पूर्व धूल से होली खेली जाती है और उस धूल होली के 2 दिन के बाद यह जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है यह किया जाता है। इस नृत्य में जो यहाँ की महिलाएं होती है उनके द्वारा ये नृत्य की जाती है और जो इनके प्रिस्क्राइब नृत्यांगना होती है उनके द्वारा इसमें शारीरिक संतुलन का गजब का जो है सम्मिश्रण देखा जाता है। इस नृत्य की जो मुख्य विशेषता है वो ये कि सिर पर 51 किलो के बड़े थाल को रखकर, इसमें 51 किलो, आप जान सकते हैं इसका वजन कितना हुआ, और इसमें 108 दीपक, जिसे हम लोग दिए भी कहते हैं, 108 दिए जलाकर और 51 किलो के थाल में रखकर और उसे बिना हाथों से पकड़े ये नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य की ये विशेषता रही है और उसमें सभी दिए जो है वो लगभग जल रहे होते हैं और गजब का सम्मिश्रण, जो लोग इसे देख रहे होंगे वो इसका अनुभव कर रहे होंगे। बाकी के जो है वो आप इस जानकारी से इसको समझ सकते हैं ये चरकुला नृत्य कितना प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व की पहली रेल कहां चली थी? तो विश्व की पहली रेल 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में चली थी और हम लोग जानते हैं कि यह जो रेल चली थी ये मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली थी, लेकिन यहां पर आप जान सकते हैं कि यह इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से जो थे वहां यह आर्कटन से लेकर और डार्लिंगटन के बीच यह चली थी।
तो अभी तक हम लोग जान रहे थे कि यह मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली थी, लेकिन जो आगे की जानकारी है वो आर्कटन से डार्लिंगटन के बीच विश्व की पहली रेल चली थी। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? यह अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर जान लें कि मुद्रास्फीति जो होती है किस कारण से। तो मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से होती है। इसका महत्वपूर्ण कारण जो है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। यह अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और यह स्थिति जब होती है तो इसमें कर्ज लेने वाले अर्थात उत्पादक जो है उनको फायदा होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें वस्तुओं का जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है किसके अपेक्षित। तो इस स्थिति में मुद्रा का जो स्तर होता है उसमें थोड़ी गिरावट हो जाती है। तो जैसे ही मुद्रा के स्तर में गिरावट होती है तो वस्तुओं का कीमत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ जानने योग्य एक बात यह है कि जब भी कोई आपात स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति आती है या और अन्य किसी कारणों से जब मुद्रा का वैल्यू गिरता है और वस्तुओं का कीमत बढ़ता है तो वो स्थिति मुद्रास्फीति नहीं कहलाती है। मुद्रास्फीति जो रेगुलर नियमित दिनों में जब मुद्रा का या वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और हमारी जो मुद्रा है उसका वैल्यू गिरता है तो यह मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है और यह मुद्रास्फीति जो है वो इसके दो कारण होते हैं। एक तो होती है ये मांग प्रेरित और एक ये वस्तु प्रेरित। यहाँ एक चीज जानना और भी जरूरी है कि मुद्रास्फीति का जो विपरीत स्टेज है उसे मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति अर्थव्यवस्था की भी होती है और इसके कारण जो है वो आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रास्फीति का जो विपरीत है, इसका जो उल्टा स्टेज है वो क्या कहलाता है? वो मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा संकुचन ये कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होती है। आइए अगला प्रश्न जानते हैं हम लोग। यह व्याकरण खंड से है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए, ध्यान से देखिएगा इसे, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए वो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। अर्थात यह प्रविशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है? यह विशेषण की। हम लोग एक उदाहरण से इसको समझ लें। एक उदाहरण है, राम एक बहुत भद्र लड़का है। यह लड़का की विशेषता बता रहा है भद्र और भद्र की विशेषता बतला रहा है बहुत। तो ये बहुत जो है वह प्रविशेषण है। आप देख लीजिए, राम एक बहुत भद्र लड़का है। लड़का है वह क्या है? भद्र है। कितना भद्र है? तो बहुत भद्र है। तो ये बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण हो गया। आखिर का प्रश्न आज का कि लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये इन्हें लौह पुरुष के नाम से भारत में जाना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की भी उपाधि मिली थी और यह भारतीय इतिहास में बारडोली सत्याग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह है। उस सत्याग्रह के दौरान जो बारडोली की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये उनका जो है ये सरनेम हो गया और उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी भारत में जाना जाता है। और आखिर में आज का एक सवाल, आप सवाल नोट कर लें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? आप इस प्रश्न के आंसर को रिसर्च करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स के माध्यम तक हम तक प्रेषित करें। अगर ये एपिसोड मेरा आपको अच्छा लग रहा होगा और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके इस चैनल का लगातार अवलोकन करते रहें और अपना कमेंट्स हम तक शेयर करते रहें।